गुड मॉर्निंग बेटा। गुड। आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा है? ठीक, बहुत good। कल हम बात कर रहे थे पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। पोटेंशियोमीटर पे कुछ हमने सवाल करे थे, शायद 2 सवाल किए थे। ये वाला सवाल शायद मैंने होमवर्क में दिया था, ये दिया था होमवर्क में। ठीक। तो क्या की आप लोगों ने किया? इस आर की वैल्यू क्या आई बेटा? आर की वैल्यू क्या आई? कोई जवाब बताएगा? चलिए मैं बताता हूं। जब भी हम पोटेंशियोमीटर को सॉल्व करें तो आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए। देखिए, एक इसका ये एक्सटर्नल सर्किट होता है ये, ठीक। और एक ये होता है इंटरनल सर्किट, ठीक। तो जनरली जब हम पोटेंशियोमीटर की थ्योरी पढ़ते हैं तो बुक्स में, तो हम जनरली हमें इसमें पता करना होता है इसका इंटरनल ईएमएफ, इसका ईएमएफ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन एग्जाम में वो उल्टा कर देता है, कई बार इसका पता करना कि जो एक्सटर्नल सर्किट है इसके बारे में बात, ठीक। अब जब कभी भी आपको पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन दिया उसमें आप सबसे पहले ये देखिए, अगर सुनाई दे रहा है बेटा? सुन लो ध्यान से। देखिए, पोटेंशियोमीटर में फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता, इसलिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले सवाल देखो। दो इसके सर्किट होंगे, एक एक्सटर्नल जो ब्लू से बनाया है, एक ब्लैक से जो इंटरनल बनाया है, ठीक। अब आप ये देखिए कि जो अननोन क्वांटिटी है वो इंटरनल में दी है कि एक्सटर्नल में। अब यहाँ दी, अगर यहाँ दी होती तब हम शुरुआत ऊपर से करते, पहले एक्सटर्नल को करते तब इंटरनल। यहाँ शुरुआत हमें कहाँ दी हुई है? हमें अननोन दिया हुआ है एक्सटर्नल, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? इंटरनल से, ठीक। अब इंटरनल कौन देगी? तो इंटरनल में क्या होगा? ये नल पॉइंट हमें मिला सी, तो पहले इंटरनल को करें। ये जो टर्मिनल होंगे ए और बी, क्योंकि इसमें एक करंट सेटअप हो जाएगी, ठीक। ये जबकि इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो, तो पहले इसको सेटअप कीजिए। तो पहले ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता, ठीक। कैसे पता करेंगे? आई इक्वल टू कितना होगा? इस पोटेंशियल 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस 4 और 1 कितना? 5.4 एम। अब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? ई माइनस आई आर, क्योंकि जब हम सेल से करंट लेते हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है? ईएमएफ से कम होता है, ई माइनस आई आर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ठीक। अब आप वी एक, अगर इसमें करंट ना होती तो सेल का जो ईएमएफ था वही इस पोटेंशियल के बराबर होता। तो बी ए बी कितना है? ई, इसका ईएमएफ कितना था? 2 माइनस आई कितना है? 0.4, आर कितना है? 1। तो बी ए बी कितना है? 1.6। तो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इतना, ठीक। अब जरा देखिए एसी क्या, मानिए इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी है? की और लेंथ कितनी दी है? 60। तो जो एसी के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा? एबी। तभी तो करंट, तभी तो करंट जीरो है बेटा, ठीक। अब लगाइए, तो बी ए बी इक्वल्स टू के एल, ठीक। बी ए बी कितना है? 1.6 के, और लेंथ कितनी दी है हमें? 60। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आई 1.6/60 हटाइए, जीरो का। इसको और हम किससे कट कर सकते हैं? 2 से काट, 8, 2 से कितना? 300, और 2 से काटिए 4, कितना? 150। 2 से काटिए 2/75, मैं एक बार में कट कर सकता था दिखाने के लिए। K इक्वल्स टू 2/75 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक।
अब हमें इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट मिली। ठीक, अब आप क्या करिए इसको, अब तक हमने किसको सॉल्व करा, हम इंटरनल सर्किट को लेके चले और इंटरनल से हमने एक्सटर्नल। ठीक, अब आप एक्सटर्नल की बात कीजिए। एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में क्या करेंगे ये हमें मालूम। इस सर्किट में इस करंट आई कितनी फ्लो हो, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट अपॉन ये रेजिस्टेंस 9 प्लस इंटरनल आर। ठीक है, अब एबी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, आई आर, आई 10 अपॉन 9 प्लस आर इंटू रेजिस्टेंस कितना 9। ये बात समझ में है। अब जब हमें एबी का पोटेंशियल मालूम है तो यहां से आप पता कीजिए बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या होगी, ए बी डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितनी बेटा 100, तो कितना हुआ ऊपर 90 अपॉन 9 प्लस आर इंटू 100, जीरो। तो जो के यहां से निकल के आया 9/10, 9 प्लस ये पोटेंशियल गिफ्ट। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम इंटरनल सर्किट को सॉल्व करके निकाल चुके। ए की वैल्यू पुट करते 2/70, 9 प्लस। ठीक, अब इसको हम 5 से कट कर सकते हैं, 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर इसका इधर, हमने इधर कर, तो 2 2 जा 4, 9 प्लस आर इक्वल 15 का 9 बार कीजिए कितना आ जाएगा 135, यहाँ कीजिए 36 प्लस 4R 130। अब यहाँ 4R इक्वल्स टू 135 माइनस 36, 4R इक्वल्स टू माइनस कीजिए कितना आएगा 99, R इक्वल्स टू 99 अपॉन 4, R इक्वल्स टू 4 दुनिया में नहीं नहीं 4 4 16, ठीक है 7 इतना है। देखिए ये मैंने जो डाटा था वो बेटा मन से दिया, क्वेश्चन बनाया, लेकिन जब एग्जाम में या एक्यूरेटली हम देखें तो इसकी वैल्यू इतनी बड़ी नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 1 2 या पॉइंट में आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं, हमको कॉन्सेप्ट बताना। ठीक है, मेरी बात समझ रहे, ये रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने जो डाटा दिया वो आंसर हम ऐसे निकालेंगे। इसको भी हम, क्या बात समझ में आई सब लोगों को, क्या किसी का ठीक था, ठीक, और कराए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराए, ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़े, बताइए। अरे प्रैक्टिस इस पे और कराएं कि आगे बढ़े, तो बेटा चलिए कराते हैं, एक सवाल को करा। अब ये तो मैंने मन से सवाल, मतलब कॉन्सेप्ट को देकर अपने मन से सवाल बना दिए, डाटा अपने मन से दिया। जब आप डाटा मन से देते हैं तो उसमें थोड़ा सी वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू से इधर उधर आ जाती है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बड़ा होगा। ऐसे ऐसे भी केसेस होते हैं। अब हम एग्जैक्ट जो नीट का पैट जो मतलब एग्जैक्ट डाटा लेके सवाल आपको लैंग्वेज मैंने बोली थी। अब मैं 3 क्वेश्चन आपसे शेयर कर चुकी, एक क्वेश्चन करता हूँ, पहले मैं एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ आपसे, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको पढ़िए, फिर मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अरे ठीक है बेटा, अब मैं शेयर करता हूँ ये क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, हो गया।
अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। ठीक, अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, 3 क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चंस कम मिल पाते हैं इसके पोटेंशियोमीटर के अच्छे क्वेश्चंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मानिए पोटेंशियोमीटर का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। ठीक, अब बेटा ये तो बड़ा गलत बात है आप लोगों की, कि आपने क्यों क्लियर नहीं किया, वो नहीं किया था। मैं देखिए दोबारा बता देता हूँ, कौन सा वाला, पहला वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब आ रहा है, ठीक है बेटा। ठीक, अब हम पॉइंट पे आते हैं। ठीक, अब दिखाई दे रहा है। ठीक, अब मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आपने क्योंकि आपको प्रॉपर लैंग्वेज मिल गई, प्रॉपर डाटा मिल गया, अब हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को देता हूं, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये, यही है, मुझे बता दीजिएगा कभी हम दूसरा होता। चलिए कोई सा बताए वही आप ओपन करें। 2 वोल्ट बैटरी, 15 ओम, ये हमें एक दिया है, ठीक है। यहाँ हमें ये बैटरी दी है, ये दिया, और यहाँ हमें ये दिया 1.5, 1.2 ओम है, 1.2 ओम है, 0.3 ओम, ये हमें यहाँ गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है जी, और यहाँ इसको इससे कनेक्ट ओ, ठीक, ये अब ऊपर लैंग्वेज दी हुई है। देखिए ए बी इज 1 मीटर, इसकी जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक। लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10। आफ्टर अदर डाटा कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ए, तो के हमें पता करना है ए बी का, लेंथ AO व्हेन गैल्वेनोमीटर shows no difference, और लेंथ A। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया बेटा, बोलिए। ठीक, अब यहाँ 2 पार्ट, देखिए ये इंटरनल सर्किट है, और ये वाला कौन है, एक्सटर्नल। अब हमें यह पता करना है ए बी और ये लेंथ, तो हम पहले लेके चलेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से आप आई निकाल, कितना होगा, 2 अपॉन रेजिस्टेंस 15 ओम और 10, कितना 25, इतने एम्पियर करंट। अब एबी के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल, एबी में पोटेंशियल क्या है, आई इंटू आर, आई कितना है 2/25, आर कितना है बेटा इसका 10, 5 2 5 5, कितना आ गया 4/5 वोल्ट। इतना क्लियर है। अब हमें हाँ, बोलिए बेटा। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, और किसी का, कौन है बेटा, क्या नाम है आपका, ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट एबी के बीच, तो एबी के बीच पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक, कितना आया 4/5, लेंथ कितनी 100, तो के ए बी कितना आया 4/5 इंटू 4 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 20, तो 1
अपॉन 20। ये आप यहीं से कर लीजिए, छोड़िए ऐसे मत कीजिए। 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 5 से डिवाइड करिए इसको, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 8 अपॉन 100। तो के ए बी कितना आया 0.008 वोल्ट पर सेंट। ये हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जैक्ट नीट पैटर्न है। कितने लोगों का ठीक है? क्या बेटा समझ में आया? ठीक, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। आप आ जाइए इस वाले पार्ट। ठीक, इस वाले पार्ट, जब हम इस पार्ट की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ तो करंट कैलकुलेटर में कितनी होगी 0। हमें पोटेंशियल देखना है ए और बी के, या हाँ बोलो। नीचे, नीचे से कहां से? नीचे से कैसे निकालते बेटा ये बताइए। नीचे से तो ये एओ पे हो रहा है, एओ को लेंथ पूछ रहा है। हाँ, वो लेंथ हमें एओ पता होनी चाहिए ना, एओ को तो वो पूछ रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं? बेटा माइक बंद कीजिए, किसका माइक ओपन है ये? शिवांग, हाँ, अब समझ में आया? बेटा बोलो। ठीक, अब यहाँ जाए। अब इस सर्किट में एक करंट सेटअप, ठीक, तो पहले ये पता करो आई कितनी होगी, ये करें 1.5 अपॉन इन दोनों का रेजिस्टेंस 1.2 0.2, तो 1.5 1.5 कितनी आई 1 एम्पीयर। अब देखिए दोनों पैरेलल में, चाहे इसके अक्रॉस पोटेंशियल देखिए या इसके अक्रॉस, एक ही होगा, तो या तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर लगा दो, या I इंटू 0.3 कुछ भी लगा दो, बात जवाब एक ही है। E कितना है 1.5, करंट कितनी है, करंट 1 एम्पीयर, और 1.2 कितना आया ये 0.3, यहाँ डायरेक्ट करोगे 1 इंटू 0.3 तो ये भी पॉइंट, ठीक। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0.3 आए, ठीक है। अब जो पोटेंशियल ये होगा वही किसके अक्रॉस होगा एओ के, तो पोटेंशियल V इक्वल टू लेंथ एओ इंटू के, ठीक। अब V कितना आया 0.3, लेंथ हमें एओ चाहिए, के कितना है 0.008, तो लेंथ एओ चाहिए आपको 0.3 अपॉन 0.008। किसी को कोई दिक्कत? एक जीरो हटाओ, ये जीरो, अब दो हट जाएंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 175, चार से काटी तो 4 से आप कट करिएगा, 4 7 28, 4 अपॉन कितना आया 37.5। क्या समझ में आया बेटा? एकदम क्लियर है? बेटा बोलो। ठीक, अब हम हटा दें इसको। ठीक, कुछ जवाब नहीं देते, और बेटा कोई भी मैसेज नहीं करेगा आपस में जो आप चैट करते हैं। हाँ बोलो बेटा। लेंथ का देखो भाई, इसमें जो अभी दिए गए डायग्राम आपके पास है, अब हमने इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हमारा आया यहाँ जो ये जो 10 लगा हुआ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया 0.3। अब इसकी जो लेंथ है यहाँ ये टच करेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी, तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा के इंटू एल, और ये इसको बैलेंस करेगा 0.3 को लेंथ इंटू लेंथ पता। अब क्लियर है बेटा? ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनिए नेक्स्ट। अब सेकंड सुनिए, मैं रब कर रहा हूं, जो उसका सेकंड क्वेश्चन था उसको करके दिखाइए। सेकंड क्वेश्चन कीजिए सब लोग और जवाब बताइए। मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको देता हूं टाइम 40 सेकंड। 40 सेकंड है, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए। उसमें दोनों बातें हैं, उसमें न्यूमेरिकल भी और कंसेप्चुअल पॉइंट भी है, बहुत बेहतरीन। कीजिए।
कीजिए बेटा, कोशिश कीजिए फटाफट। हुआ किसी का बेटा? अभी चेक करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। आप टाइम यूज होगा, मैं बताता हूँ। बंद कीजिए लिखना। अब बताएं। चलिए अभी चेक करते हैं बेटा। ठीक है, स्टॉप राइटिंग। अब लिखना बंद कीजिए। देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास कितने सर्किट हैं? दो। ये हमें दिया था E1। ठीक। अब यहाँ जाइए, E2 ये एक्सटर्नल और ये कौन है बेटा? इंटरनल। अब हमें सबसे पहले PQ पता करना है। एक PQ की पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और हमें कौन पता करना है? E1। इसका मतलब अननोन जो है वो इंटरनल में है कि एक्सटर्नल में है? एक्सटर्नल। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? इंटरनल से। ठीक। हाँ, एकदम से। आप जब ये स्विच ओपन है, आप भाई जब यहाँ नल पॉइंट देखोगे तो यहाँ करंट कितनी होगी? जीरो। ठीक। अब यहाँ से जब जाएगा, अब यहाँ तो सर्किट क्लोज है नहीं जो करंट सेटअप हो जाए। अब जब जीरो है इसका मतलब यहाँ भी अब तो करंट ऐसे जाएगी ना, इसे हटा देंगे, ये तो खुला हुआ है एक तरीके से। अब इसका मतलब हम इसका पोटेंशियल मेजर करेंगे या ईएमएफ? सही जवाब। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका ईएमएफ होगा E2। और इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट K1। और ये लेंथ कितनी दी है? 51। तो पोटेंशियल अक्रॉस पीसी कितना होगा? K इंटू है। तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस। तो E2 को इक्वेट कर दीजिए K है। E2 कितना है? 1.02। K हमें पता करना है। लेंथ कितनी है? 50। तो K कितना आया? 1.02 अपॉन 51। हटाइए, यहाँ दो जीरो बढ़ा। 51 से कितनी बार कट होगा? टू टाइम्स। तो 0.0 कितने वोल्ट पर सेंटीमीटर? ये हमें कौन मिला बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कितने लोगों का ठीक? अब हम आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट। अब हमें पता करना था E1। क्या पता करना था? E1। तो आप पहले क्या पता करें? पोटेंशियल अक्रॉस पीक कितना? K इंटू लेंथ ऑफ पीक। तो K कितना है? 0.02। ठीक। और लेंथ कितनी है PQ? 100 इंटू 100। तो PQ के बीच पोटेंशियल कितना आया बेटा? 2। ठीक। अब केवल यहीं पे तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। भाई यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो पोटेंशियल अलग हो जाता। जब इंटरनल नहीं है PQ और E, तो जो PQ के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही क्या होगा? E1 का ईएमएफ होगा।
तो इसलिए ईएमएफ E1 कितना आया 2 वोल्ट। हाँ, अगर यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता तब ये दोनों वैल्यूज अलग, फिर हम सॉल्व करते आगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अब तीसरा पॉइंट था कंसेप्चुअल पॉइंट। देखिए कि अगर मैं ये जो स्विच था, इस स्विच को क्लोज कर देता, क्या कर देता हूं? क्लोज। ठीक, तो क्या? तो नल पॉइंट पर कितना बता दिए? नल पॉइंट 51 से आगे होगा या 51 से कम पर होगा? बोलिए। 50 51 से कम होगा। सब लोग सहमत है इस बात से? किसी का? हाँ, हाँ, कोई बोला अभी नल पॉइंट? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? बहुत सही जवाब, वेरी गुड। अब होगा क्या? देखिएगा, अब जरा यहाँ देखिए, इसको अगर मैं क्लोज कर दूं, हाँ, ये बैटरी इसके अंदर होती, ऐसे करें, पहले बात सुनिए, यहाँ कोई बैटरी हो तो ये करंट ऐसे करके अपने आप में सेटअप कर लेती और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ कोई बैटरी है नहीं, बैटरी कहाँ है यहाँ? अगर ये बैटरी ऐसे करंट भेजेगी या इसमें यहाँ से जाएगी, ठीक? तो बताइए, अब ऐसे कर, अब करंट यहां से कितनी आ रही है? 0। अब इसमें ऐसे तो करंट जा नहीं सकती, और ये क्लोज लूप में ये बैटरी क्या ऐसे करके ऐसे क्लोज लूप में करंट भेज सकती है? नहीं भेज सकती। तो इसका मतलब अगर ये खुला है तब भी वही होगा, अगर क्लोज कर दो तब भी इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए नल पॉइंट चेंज नहीं होगा। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ, इसीलिए ये सवाल दिया था, इसमें आप धोखा खा जाए। आपने जो कल सवाल कराया क्लोज लूप बन जाएगा, वो भैया तब बनता अगर यहाँ पे कोई बैटरी लगी हो। अगर यहाँ कोई बैटरी नहीं है तो क्लोज लूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एकदम क्लियर है सब लोगों को? ठीक। लास्ट पॉइंट ये है, मैं दोबारा क्लियर करके बनाता हूँ, और अच्छे से ये यहाँ पर बैटरी यहाँ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस ये लगा हुआ, और ये सर्किट आप क्लोज कर, ठीक है। अब देखिए, अगर इसमें करंट कब जाए कि या तो इस सर्किट में करंट इधर से आए तो ऐसे जाएगी, इस तरीके से ऐसे होके चली जाएगी, शॉर्ट सर्किट होगी, ठीक। और इधर से करंट कोई आ नहीं रही। दूसरी बात, इसके अंदर एक क्लोज लूप में करंट सेटअप क्यों होगी? अगर यहाँ कोई बैटरी लगी होती तब वो करंट इसके अंदर भेज के ऐसे सेटअप कर देती, यहाँ कोई बैटरी तो है नहीं। अब इस लूप में करंट कहां से आएगी कि या तो करंट इधर से आए या इधर से आए, क्योंकि यहाँ क्या है, स्टडी स्टेट बैलेंस्ड है, तो ना करंट इधर से आई ना इधर से, तो क्या इसमें कोई करंट सेटअप होगी? नहीं होगी। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0। इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच नेट पोटेंशियल वही होगा जो ईएमएफ। क्या बात समझ में आ गई? इसलिए नल पॉइंट चेंज नहीं होगा। बेटा बोलो। ठीक। अब ये हमारा हुआ। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन, वो इतना इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली नहीं, उससे बहुत कुछ आपके मन में कंफ्यूजन है, बहुत कुछ जो आप गलत सोचते हैं वो सब क्लियर हो। जब लास्ट न्यूमेरिकल दिया है वो कंसेप्चुअल। हाँ बोलिए बेटा। क्या बेटा? तब भी कुछ नहीं होता? भाई तब भी करंट कहां से आती? क्या क्लोज लूप बना पाती वो? अगर बैटरी क्लोज लूप के अंदर होती आप चेंज कर लो। अरे ये देखो, अगर ऐसे चेंज करोगे इस तरीके से गैल्वेनोमीटर, तो क्या बैटरी यहाँ करंट भेज देगी? ये और ये, तो क्या ऐसे बन सकती है कोई इक्वेशन? बोलो, नमन बोलो बेटा। हाँ, अगर बैटरी अंदर होती तब कहानी बनती, ठीक है। ये तो शॉर्ट सर्किट वाली। अब थर्ड क्वेश्चन, अगर पहले थर्ड पढ़िए, ज्यादा बेटर ये थर्ड क्वेश्चन को आप घर से करिए, ठीक।
और कल में, क्योंकि इसमें जब आप 15-20 मिनट खुद लगाओगे और गलतियां करोगे तब आप ज्यादा अच्छा सीखो। तो तीसरे क्वेश्चन होमवर्क आपका HW है, घर से आप कीजिए, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का इतना पार्ट पढ़ा। अब इसमें एक पार्ट बचा कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तब तो हम सोल्व कर लेते हैं, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है तब हम कैसे सोल्व करें, ठीक। तो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जब होगा तो हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ लॉ से, ये हम सॉल्व करेंगे स्टार डेल्टा मेथड से, ठीक। तो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं किरचॉफ, किरचॉफ लॉ से आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पता करें। पहले तो आप ये बात समझ कि अगर किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो इक्विवेलेंट कैसे पता करें। एक जनरल बात समझिए, ये कोई सर्किट है, यस, ऐसे कोई भी सर्किट, ठीक। आप यहाँ आप बैटरी लगे, वो कह दे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो, तो हम क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ एक बैटरी मान लेते हैं, ठीक, और करंट कितनी मान लेते हैं, आई। अब इसका जो आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्वल कितना, वी अपॉन आई, इस बी को निकालो, आई से डिवाइड करो, तो हमें क्या बता देगा, आर इक्विवेलेंट। एक तरीका ये होता है किरचॉफ लॉ से निकालना। जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूं एक न्यूमेरिकल पे, बहुत बेसिक, वो शायद मैंने कैपेसिटर में या क्लास में कराया हो, ये देखिए, एक में क्यूब लेंगे इस तरह, ठीक, इस क्यूब को कोई भी आप नाम, ये क्यूब था, आप इसको आप नाम दे दीजिए, इस टर्मिनल को मैंने नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको इन टर्मिनल, इसको ए मान लीजिए, इस टर्मिनल को बी मान, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक। और ये सारे जो रेजिस्टेंस हैं, अब देख लीजिए, यहां ये लगा, ठीक। अब और सारे रेजिस्टेंस आर ओम, आर का मतलब 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ठीक है। अब आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना, तो उसका एक तरीका तो मैंने क्लास में बताया था, इक्वी पोटेंशियल मेथड। इन तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, इन तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, क्या याद है बेटा। अब मैं बता रहा हूं कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके आप कैसे पता करें। तो मैंने क्या कहा, आप ये अपने मन से मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी वी लगी, कितनी बैटरी लगी, और यहां से करंट, देखिए सारे रेजिस्टेंस इक्वल, आर आर, सबकी वैल्यू सेम, आर आर, तो क्या होगा कि यहाँ जो भी करंट आएगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो मैं आई मानू तो उधर कितनी जाएगी, I/3 I/3 I/3, इससे अच्छा मैं 3I मान, इसका मतलब इधर कितनी गई बेटा, आई, इधर कितनी आई, इधर कितनी आई। क्या ये बात समझ में आई सबको। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब यहाँ से आई करंट आ रही है, ध्यान दीजिएगा आई, अब यहाँ दो रास्ते दोनों इक्वल है, तो डिवाइड I/2, और यहाँ से कितनी I/2, यहाँ कितनी पहुंची I/2, ऐसे यहाँ से आई गई, इधर कितनी I/2, इधर कितनी आई, यहाँ से आई गई, इधर कितनी I/2, इधर कितनी आई। अब आप देख लीजिए आई, अब यहाँ देखिए, इसमें इधर से कितनी आ रही है I/2 आई, इसमें कितनी जाएगी आई,
I/2 और इधर से कितनी I, इसमें कितनी जाएगी जनाब I/2 और ये I/2, इसमें कितनी जाएगी। क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आया? ठीक। अब हमें इक्विवेलेंट पता करना है। इक्विवेलेंट का मैंने क्या तरीका बताया, मैंने कहा था जब आपको इक्विवेलेंट पता करना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा V/3I। क्यों? इसका पोटेंशियल V और टोटल करंट कितनी 3I, यही तो। अब मैं किसी तरीके से V/3I निकालू तो वो मुझे क्या बताएगा आर इक्विवेलेंट। ये कैसे निकलेगा? अब मैं इसमें लगा दूं किरचॉफ लूप, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक। अब सेकंड लॉ ऐसे लगाना है उस लूप में V जरूर आना चाहिए। ठीक। अब जरा मुझे आप बताइए, अब मैं कौन सा लेके चलता हूं, एक में लूप लेके चलता तो मैं ध्यान दीजिएगा, ये डॉटेड दिखाई दे रहे हैं ग्रीन, अरे ग्रीन डॉटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक। अब मैं ऐसे करके ही ध्यान दीजिए, ये ऐसे और ऐसे होके इधर से इस लूप में ऐसे, ये मैंने ग्रीन वाला लूप बना। ठीक। अब मैं ले लेता हूं यहाँ पे कंसिडर करता हूं लूप, ये देखिएगा ए, ये .1 2 कहां कुछ 3 7 B और 8। अब इसमें किरचॉफ लॉ है, करंट की डायरेक्शन -R × I इधर से -RI/2 इधर जाए -RI नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस V = 0। क्या यही आएगा बेटा? बेटा लूप समझ में आ रहा है, लूप लगाना। ठीक। अब इसमें आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड, ये ऐसे मानिए V पहले ऐड करें, R - बाहर ले तो 1 + 1/2 + 1 और प्लस V = 0। अब करें -R एलसीएम 2 2 + 1 + और इक्वल टू माइनस 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 कैंसिल, तो ये आ गया RI 5/2 = कोई दिक्कत? हमें चाहिए क्या? अब यहां से मैं देखता हूं V/I को तो 5/2 ये लिया, और जो R इक्विवेलेंट है वो कितना होना चाहिए V/3I, तो 1/3 और V/I कितना आया बेटा 5/2R, तो R इक्विवेलेंट कितना आया 5/6। क्या सबको समझ में आया? देखिए हमने इसको यहाँ सॉल्व कर लिया, ये यहां तक समझ में आया सबको। अब यहाँ हम क्या किया, हमने आई को इसके नीचे तो V/I कितना 5/2। हमें चाहिए कौन R, आर कितना होता है V/I का मतलब टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है 3I, V/I की वैल्यू कितनी है ये कितना हो गया 5/6R। तो हम यहां से R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक। तो ये एक तरीका हमने समझा। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है तो आप दो तरीके से पता कर सकते हैं, या तो किरचॉफ लॉ लगा के पता कीजिएगा या फिर आप स्टार डेल्टा मेथड से। ठीक। अब हम यहाँ चलते हैं, वैसे इसमें और भी यदि पहले इतना बताएं तब बात करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे हमें ये सर्किट ऐसे, ये माइक बंद कीजिए बेटा। ये आपको गिवन है, ये मान लीजिए 4 ओम 2, ये 2 ओम और ये 4। अब मुझे ये बताइए
अब हम देखते थे P इंटू क्यू, और वही रेशियो इनका आना चाहिए। इनका रेशियो क्या आ रहा है 4:2, और नीचे कितना 2:2। यहां मान लीजिए ये दे दिया 1। ठीक, अब मुझे ये बताइए आप, क्या ये बैलेंस्ड बीडस्टोन ब्रिज है? बोलो बेटा। नहीं, जब ये बैलेंस्ड बीडस्टोन ब्रिज नहीं है, सुनिएगा, आप माइक बंद कीजिए। कोई, अब इसमें क्या होगा 2 4 2 4। अब अगर बैलेंस्ड होता बीच वाले को हम हटा देते, अब ये बैलेंस्ड तो है, अब कैसे करें? अब हम फिर वही किरचॉफ लॉ लगाते। कैसे? अब हम यहाँ पूरा एक बैटरी बाहर से मान, इस बैटरी को हमने नाम दे दिया। ठीक, करंट कितनी जा रही है इसमें आई। इस टर्मिनल को आप ए मान लीजिए, इस टर्मिनल को बी मान लीजिए, इनको नाम दे 1 2 3 4 5 6, ये नाम। अब अब इसका हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो हमारा होगा V अपॉन आई। अब हम V अपॉन आई कैलकुलेट करें। अब करंट को कैसे डिवाइड करें? तो इसमें आप चाहो तो मैं प्रूव कर दूंगा, वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं। भाई एक तो हमें पता नहीं, अब बात तो सुनिए ध्यान से। तो पहले तो मैं ये मानता हूं इसमें करंट गई आई, ठीक, और इसमें कितनी गई आई। अब फिर डिवाइड हो, हमने मान लिया ऊपर से इसमें आ गई आई थी, तो इधर कितनी गई I1 माइनस I3, और नीचे टोटल कितनी I3 प्लस I, ऐसे हमारे कितने वेरिएबल हो गए इसमें? देखिए एक I, I1, I2 और I3, 4 वेरिएबल। सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस से, अनुभव से जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपको पता चलेगा ये वाली, ये और ये सेम होंगी, और ये करंट और ये करंट सेम। क्या मतलब है कि अगर अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है और उसमें आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो उनमें सेम करंट जाती है। जैसे आपने मान लिया इसमें करंट गई बेटा हमारी आई, इसमें करंट गई हमारी आई, तो देखिएगा ये 4 ओम I1, इसमें भी I1 जाए, 2 ओम I2, तो इसमें भी कितनी जाएगी आई। बोले साहब अनआइडेंटिकल एक जैसे ना हो, उस सवाल को नीट में नहीं पूछेगा, फिर वो सब्जेक्टिव बहुत लेंथी सवाल, उसको आप वैसे ही करोगे जैसे मैंने बताया था। फिर वो 4 वेरिएबल, 4 को सॉल्व कीजिए, तब आप करोगे। उतना नहीं, आपको सीधा अनुभव से सीखना है। क्या सीखना है कि 4 4, तो जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें। क्या इतना समझ में आया बेटा? अब यहाँ आ जाइए इसमें। अब इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या है, अब आप दो बात, मैं यहां बना देता हूं दिखाने के लिए, ये और जिससे कि आप समझ, भाई या तो आप ये मानिए कि ये I1 गई, तो ऊपर से इसमें कितनी I1, और इसमें गई, और नीचे से कितनी गई I2, तो नेट करंट I1 माइनस I2 लिखिए, या I2 माइनस I1, यही तो होगा। भाई I2 नीचे से जाएगी और I1 आएगी, तो नेट करंट कितनी होगी इस ब्रांच में, दोनों का डिफरेंस। अगर आप I1 माइनस I2 लेते हैं, तो नेट डायरेक्शन कहां मानोगे, नीचे, और I2 माइनस I1 लोगे तो कहां मानोगे, ऊपर, I2 इसमें जा रही है। ये दोनों बातें बेटा क्लियर हैं? अब मुझे ये बताओ मैं क्या मानूं दोनों में, जो आप कहो मैं वही मानता हूं। पहला वाला मैंने माना, तो मैंने ये माना कि इसमें I1 आ रही है और I2, तो नेट करंट में इसमें नीचे मान लेता हूं ये 1 ओम, और नेट मानी मैंने I1 माइनस I। अब क्लियर है एकदम? ठीक, अब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ, 3, I, I1 और I2। ठीक, तो अब हमें इसमें कोई 3 लूप लेने पड़े। ठीक, और एक लूप ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें कौन आना चाहिए, V आना चाहिए। क्या आना चाहिए, V। तो देखो, तो हमें 2 ही लूप से काम चल जाएगा, 3 जरूरत नहीं। पहला तो हमें ये मालूम है जंक्शन लो लगा, इधर I1 और इधर कितनी जनाब I2, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू I1 प्लस I, एक
दूसरा, अब आप किरचॉफ को लगा दीजिए किसी भी लूप में। मैं ये लूप मान लेता, मैं ये वाला लूप ले, ये, तो इस लूप को मैं क्या लिखूं, 1 2 5 4 1। अब लगा, करंट की डायरेक्शन में -4i, करंट की डायरेक्शन में माइनस, कितना रेजिस्टेंस था इसका, मैंने 1 माना है ना, 1, और ब्रैकेट में i1 -i। अब करंट के अपोजिट प्लस 2i2 इक्वल टू 0, सॉल्व करिए, -4i1 -i1 प्लस i2 प्लस 2i2 इक्वल टू 0। अब कीजिए, i1 -5i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 0। तो 5i1 इक्वल टू, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3i, ये हमें इनमें रिलेशन, ठीक। अब यहां से इस पूरी इक्वेशन को या तो i1 में कन्वर्ट कर लीजिए या i2। चलिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ i1 i2 को रिप्लेस कर देता हूँ। i2 कितना आ जाएगा, 5i1/3, पुट करिए, i इक्वल्स टू i1 प्लस i2 कितना, 5i1/3, i इक्वल्स टू एलसीएम लीजिए, 8i1/3, तो यहां से i1 इक्वल्स टू कितना, 3i/, ये रिलेशन, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा लूप लीजिए जिसमें कौन आ जाए, ये v आ जाए। अब यहाँ दो तरीके, या तो आप यहां से ऊपर से ऐसे 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 चलिए, या नीचे से ऐसे चलिए, या ऐसे करके ऐसे चलिए। बताओ कौन सा ले लेता हूं, जो आप कहोगे, नीचे वाला चाहिए। अब मैं ले लेता हूं बेटा लूप, ये यहां से, तो ए 4 5 6 बी, ये वाला ध्यान दीजिएगा, मैं ये वाला लूप लेके चलता, ये लूप, ठीक। अब इसमें लगाता हूं, ध्यान से -2i, डायरेक्शन में -4i, इधर आ जाइए, प्लस v इक्वल टू, आप उधर ले जाओगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आप बाहर ले लीजिए, या 2 को रहने दीजिए, 2 बाहर ले लीजिए, -2 बाहर ले लीजिए, कितना, i2 प्लस 2i1 इक्वल्स टू माइनस कैंसिल, i2 प्लस 2i1 इक्वल्स टू बी वाई, इक्वेशन। अब इसमें क्या करें, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को i1 में कर लीजिए, तो i2 की वैल्यू पुट, 5i1/3 प्लस 2i1 इक्वल्स टू बी अपॉन, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, एलसीएम लोगे 6, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 11i1/3 इक्वल्स टू बी बाई, तो i1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3b/11, नीचे 20, ये रिलेशन। अब इसमें i1 की वैल्यू यहाँ, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, जब दिखाई दे रहा है i1 की जगह 3v/22 इक्वल टू 3/8i, अब 3 3 गायब कर, अब हमें चाहिए कौन, आर इक्विवेलेंट, v/, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा v/i, कितना, 8/20, 4/11, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 4/11। क्या समझ में आया बेटा, ठीक। हाँ हाँ, तो दूसरी कौन सी, दूसरी तो फिर मैं लिख ही नहीं रखी नाम दूसरी का, लूप ए, द्वारा ये, तो लूप ये है ए, ये है 4 5 6, ये यहां से जाओ, -2i -4i1 और बी 0, ठीक। मैं इतने बड़े क्वेश्चन नीट पे नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछ ले तो हम क्या करें, कहीं कोई छोटा स्टेप यूज कर दे, तो हमें पूरी बात बतानी, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक। अनबैलेंस्ड में होगा तो आप ये ध्यान रखोगे कि उसमें आपको क्या करना है, अनबैलेंस्ड, उसमें ये ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे उनमें सेम करंट। अब इसी सवाल को
मैं स्टार डेल्टा मेथड से भी कर देता हूं। अब है क्या, अब पहले देखिए किरचॉफ्स लॉ में, पहले बात सुनिए, किरचॉफ्स लॉ में बोर्ड लेवल पर हम दो बातें, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड, ठीक। तो लगभग नीट लेवल के सवाल इसी से सब हो जाए, ठीक। जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हम पढ़ते हैं इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम, इसमें आती है नोडल थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, स्टार डेल्टा। तो जो थेवेनिन थ्योरम है और सुपरपोजिशन, जब आईआईटी में पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था या नीट में 2003-4 में जब सीबीएसई मेंस प्री और मेंस कराती, तब हमें मेंस में, मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं, मेंस क्वेश्चंस में सुपरपोजिशन और थेवेनिन की जरूरत पड़ जाती कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। अब क्योंकि उससे सवाल आएगा ही नहीं 1000%, मतलब इवन आईआईटी में नहीं आता अब सवाल वहां से, आईआईटी एडवांस में भी नहीं आता। अब बचे हमारे पास दो, एक नोडल एनालिसिस और एक हमारा है स्टार डेल्टा मेथड। तो ये इनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कई बार 5% सवाल ऐसे होते हैं कि स्टार डेल्टा लगाने से आसान हो जाता, या स्टार डेल्टा लगाने से बच्चे को पता चल जाता है कि हो क्या, ठीक। अब नोडल क्या है, अब आपने जैसे सवाल किरचॉफ लॉ से करे तो सेम सवाल आप नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन नोडल एनालिसिस के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 90% बच्चे शायद नोडल को ना जाने, तो दोबारा फिर नोडल सीखोगे। अगस्त में हमारा एग्जाम है, तो या तो ये चीज अक्टूबर नवंबर में होती तो उस समय फिर आपको प्रैक्टिस पूरी मिलती है, आप कर लेते, इसलिए मैं नई चीज नहीं सिखाना चाह रहा, इसलिए नोडल की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि नोडल के जितने सवाल हैं वो सब किरचॉफ लॉ से हो जाते हैं, लेकिन हाँ स्टार डेल्टा जहां लगता है वहां थोड़ा सा कहानी गड़बड़ होती है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टार डेल्टा में, अगर नहीं भी आए तो कोई टेंशन नहीं, आता है तो अच्छी बात। अरे जो मैंने बोला वो सबको समझ में आई बात, सारी बातें, ठीक। अब हम शायद स्टार डेल्टा कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो, अब हम बात करते हैं स्टार डेल्टा में क्या होता है। तो देखिए स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा में, तो सबसे पहले स्टार डेल्टा को ठीक, कहीं पर कई बार सर्किट में आपने देखा होगा ऐसा बना 1 ए 0 2 और 3, यहां रेजिस्टेंस, इसको R1, इसको R2 और इसको कितना देना R, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेल्टा में। कैसे, अब देखिए ये स्टार बना 1 2 3, आप क्या करेंगे, इसके जो तीनों साइड है उनको आपस में मिला, क्या मिला दीजिए, इसको या इसको, और बीच वाले को हटा। अब क्या बन गया ये डेल्टा, क्या समझ में आया, इसके ये तीनों सिरे मिला दो, बीच वाले को हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा ऐसा डेल्टा। अब ये पॉइंट 1 2 और 3, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे हम। अब इनको नाम क्या देंगे, देखिए 1 और 2 के बीच में तो इसको नाम देंगे R12 या R21, उससे कोई अंतर नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग, बेटा बोलो, क्या बोलिए, आर इसको क्या लिखोगे, R13 या R31, कोई अंतर, इसको हम लिखेंगे R23 या R3। अब सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसा बना होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करना, तो हमें R1 R2 R3 दिए होंगे। अब दिक्कत ये है कि आप R12 कैसे निकालोगे, R13 कैसे निकालोगे, R23 कैसे, क्या कोई बता सकता है, R12 ये सब कैसे निकालेंगे आप, तो सीधी सी बात है, R1 है तो R1 प्लस R, ध्यान दीजिएगा। अब R12 तो R1 R2 अपॉन, बचा कौन इसमें, एब्सेंट कौन है, R3 को नीचे लिखो। अब जरा बोलिएगा इसमें कौन कौन है 1 और 3, तो R1 प्लस कौन R2, R1 R3 एब्सेंट कौन है
R2 प्लस R3 कौन, आर, R2 R3 अपॉन कौन, R। तो क्या ये कन्वर्जन करना आ गया बेटा? ठीक। अब आगे आता है ये। अब कई बार ये होता है, ये तो था स्टार, इसको बोलते हैं स्टार, और इसको बोलते हैं डेल्टा। अब मैं डेल्टा से कई बार हमें स्टार बनाना होता है। तो ये देखिए, ये आपको ऐसा डेल्टा दिया, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, और स्टार बनाना है। तो आप क्या करिए, अंदर एक ओ लीजिए और तीनों कोनों को ऐसे जोड़ और बाहर वाले को हटा। तो ये डेल्टा किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, स्टार में। तो ये वैल्यू हमें कौन दी, R1, ये कौन वैल्यू, R2, और ये कौन सी वैल्यू, R। अब बात आई, जब हमें R1 R2 R3 दिया था तो R12 ऐसे निकालना था। अब हमें ये वैल्यूज गिवन होंगी R12 R3, तो अब R1 R2 R3 कैसे निकाल, तो R1 कैसे निकालोगे, R2 कैसे निकालोगे, और R3 कैसे निकालोगे, क्या कोई बता सकता है? देखिए, सबसे पहले इनमें नीचे तीनों का सम कर, तीन वैल्यूज है। देखिए, इससे हमें अब ये निकालना, ये दिया हो, ये वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक। R1 निकाल, तो सबसे पहले कौन कौन है, R12 R13 R कौन, 2 3, बस तीन है, तीनों को ऐड कर, R12 R13 R23, R12 R13 प्लस R23, तीनों को ऐड कर लिया। अब ऊपर R1 है, कौन है ऊपर, R1, तो जो R1 से रिलेटेड वैल्यूज है वो ऊपर है, उनका मल्टीपल। R1 से रिलेटेड कौन कौन है, R12 इंटू R13। अब टू से रिलेटेड कौन, R21 इंटू 2 3। 3 से रिलेटेड कौन, R31 वाले 13, और कौन, R32। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो। आप, आपको ये बात समझ में आ गई कि स्टार से डेल्टा कैसे बनेगा, ये बनेगा। तो जरा अभी आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप वैल्यूज बताइएगा। नोटबुक है सबके पास? बेटा नोटबुक निकालिए सब लोग, और इन वैल्यूज को एक पेपर पे लिखिए पहले। लिखिए इनको, इस कन्वर्जन, इसको एक पेपर पे लिखिए, जल्दी स्पीड से। ठीक, लिख लिया, लिख लीजिए इसको। हाँ, आराम से रुक रहे हैं ना। हाँ, ये वैल्यूज लिख लीजिए, और तरीका मैंने याद करने का बताया कैसे आप कर सकते हो। लिख ली वैल्यूज? अब आप लोग साथ साथ कैलकुलेशन करिए। अब देखिए, अब बोले साहब आपने स्टार डेल्टा पढ़ाया, एक नया फॉर्मूला लिखाया, इससे हमें क्या फायदा होगा, अभी समझ में आया। देखिए, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, 95%, इवन 97% क्वेश्चंस में हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार 3% क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहां हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, तब इसकी हमें जरूरत पड़ जाती है। जैसे अभी हमने जो अनबैलेंस किया, ये अभी हमने क्वेश्चन ये किया, ठीक।
ये क्वेश्चन नाम दे दीजिए ए बी सी डी, कैसे करो नाम दो, 1 0 2 3 4 5, और यहाँ हमें पता करना था इक्वल कितना था, 4 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 4 ओम। क्या अभी जो क्वेश्चन कराया यही था? तो बेटा ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस्ड हम कैसे करें? एक बात ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि ऐसा बने तभी स्टार, इसको मैं सीधा ऐसे बना दूं ओ 1 2 तो ये भी स्टार ही है, तो ये नीचे झुका के सीधा कर दिया हमने। क्या बात समझ रहे हैं आप? ठीक। अब मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में डेल्टा फॉर्म हो रहा है या स्टार फॉर्म हो रहा है? देखिए ये जो है ये पूरा स्टार बन रहा है, स्टार के नहीं। अब मैं क्या करूं, इसको गायब कर दीजिए, इस वैल्यू को मैं R1 मानूंगा, 1 सेकंड, इसको R2 मानूंगा और इसको क्या मानूंगा, R3। वैल्यू ध्यान दीजिए, R1 कितना है 4, R2 कितना 2 और R3 कितना 1। ये अगर अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे, ये ध्यान दीजिएगा, ये .1 है, ये 2 है और ये कौन है 3, ये बाकी ऐसे है, कितना था 2 और कितना 4। अगर मुझे इस स्टार को किसमें कन्वर्ट करना पड़े, डेल्टा, इसमें बेटा डेल्टा। अब देखिए ये ऐसे था, डॉटेड बना, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये था और ये। अब मैं इसे डेल्टा बनाऊं इस तरह, इसको यहां जोड़ू, इसको यहां जोड़ू और इनको हटा के एक सीधा ऐसे, तो ये किसमें बन गया बेटा, डेल्टा। अब इसकी वैल्यू R12, ये कितना R13, ये कितना R32, आ गया कि नहीं आया बेटा? आप जो भी फॉर्मूला लगाया था उससे आप वैल्यू पता कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलिए। देखिए ये बेटा हमारा क्या बन रहा है अभी, डेल्टा, ये दिखाई दिया डेल्टा। अब इस डेल्टा को मुझे स्टार, सॉरी स्टार बनना है, इस स्टार को मुझे डेल्टा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा देखिए ऐसे, यहाँ एक ये बनना था, ये बन ओ, और ये, तो मैं इन इसकी जो साइड्स हैं 1 और 3 को मिला दूं, 3 और 2 को मिला दूं और सीधा 1 और 2 को मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा। और ये कितना आ गया R12, R13 और ये कितना आ गया R2। क्या समझ में आया बेटा? अब जरा देखिए, तो इनकी वैल्यू तो आप निकाल लोगे खुद करके, नहीं निकालोगे मैं बता देता हूँ। R12 निकालो, कितना बताया फॉर्मूला, R12 R1 R2 अपॉन कौन R3, निकालिए। R1 कितना है 4, R2 कितना है 2, R1 R2 4 इंटू 2, R3 कितना 1, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, कितना आया 14। ऐसे ही आप बाकी वैल्यूज पता कर लोगे। अरे बोलो ठीक। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, अब आप ये देखिए, देखिए यहाँ दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ देखिए इसका ये टर्मिनल भी यहाँ कनेक्टेड, इसका भी ये टर्मिनल भी, तो ये दोनों एक तरीके से किसमें हो गए, पैरेलल। यहाँ एक साथ, अब यहाँ देखिए बी, ये वाला टर्मिनल भी घूम के बी से और ये वाला भी बी से, तो ये दोनों भी क्या हो गए, पैरेलल। तो इसका डायग्राम में ऐसा नहीं बना सकता कि नीचे के दोनों आपस में पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल और नेट ऐसा, ठीक। ये कौन आया R12 ए बी, और ये कौन आया बेटा 2, और ये कौन R13 R सॉरी 2 3 और ये 4 ओम। अब समझ में, R12 की वैल्यू आपने निकाली कितना 14 ओम, ऐसे ही R13 की वैल्यू निकालो, R23 की वैल्यू, चलिए मैं निकाल देता हूं जरा। R13, R13 क्या होगा, R1 R3 R1 R3 अपॉन कितना R, R1 कितना वैल्यू 4 प्लस 1
4 × 1 और R2 कितना है 2, तो ये कितना 2 से 2 तो 4 तो 7 आ गया। R23 निकालोगे R2 +1 2 × 1/4 2 से 2 काटो तो 3 +1/2 तो 7/2 सारी वैल्यूज आ गई। अब जो करो, अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, अब देखिए बेटा ये दोनों किस में होंगे पैरेलल, ये दोनों किस में होंगे पैरेलल। अब हम इनकी वैल्यू दोनों की मिला के मानो R डैश, ये R डबल डैश। अब क्या होगा आगे मिनिमाइज ये आएगा बेटा माइक बंद कीजिए, ये आएगा ये R डैश R डबल डैश और ये R1 और ये दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज और नेट किस में आ जाएगा पैरेलल। तो जो अनबैलेंस में हम कंफ्यूज होते थे बोले साहब क्या करें कैसे करें, तो कुछ बेटा बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे समझ गए ठीक। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अब मैं इसका रिवर्स कराता हूं। यहाँ हमने क्या करा डेल्टा को किसमें कन्वर्ट सॉरी स्टार को किसमें कन्वर्ट किया बेटा डेल्टा। अब कई बार क्या होता है कि डेल्टा को स्टार में करो तो आसान हो जाता है। हाँ बोलिए हाँ बोलिए। हाँ उससे भी कर सकते हो। वो तो आपके हिसाब आप कैसे उस चीज को करते हैं उससे भी कर सकते हैं आप। एक सवाल मैंने कराया था क्लास में इस टाइप, शायद आपको याद हो, कुछ उसको क्या सभी को याद होगा, सब बेहतरीन लाजवाब सब बहुत बढ़िया बच्चे। ये रेजिस्टेंस था, कुछ चमका बेटा तो दिखाई दिया। क्या पढ़ाया था कोई सवाल शेखर शेखर, अच्छा ऐसा सवाल पढ़ा है कहीं। और ये सारे अब मान लीजिए आप 2 ओम 2 ओम सारे ठीक। अब हमें ए और बी के बीच माइक बंद कीजिए नए रेजिस्टेंस पता करना है ए और बी के बीच ठीक। अब हम क्या करें बेटा फातिमा फातिमा बंद कीजिए माइक माइक बंद कीजिए फातिमा। अब सुनो ये हमारे पास ये आए तो मैंने क्लास में इसका बताया था आपको इस वाले पॉइंट को ऊपर उठा देते हैं याद है। अब इसको मैं करता हूं स्टार डेल्टा से तो ये देखिए बीच में ये इतना ध्यान दीजिए ये सारे 2 2 ओम के रेजिस्टेंस है ऐसे 2 2 में गड़बड़ हो रहा है आपको 2 2 ये दिखाई दे रहा है और यहाँ भी ये मान लीजिए सारे रेजिस्टेंस आर 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 ठीक और आर इक्वल टू कितना है 2 ठीक है भैया। अब ये बीच में ये क्या बन रहा है कोई बताएगा अगर इसका मैं स्टार बना लूं तो शायद सवाल आसान हो जाए कैसे अब मैं दिखाता हूं पहले बात सुनिएगा पूरी। अब ये मेरा ऐसे ये है डेल्टा ठीक ये रेजिस्टेंस आर 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 ये अब ये था 1 2 और 3। अब मैं क्या करूं इस स्टार डेल्टा का स्टार बनाना बीच में एक पॉइंट और ले लूं इसको ऐसे मिला दूं ऐसे मिला दूं और ऐसे मिला दूं इनको हटा तो ये क्या बन गया जनाब बन गया स्टार। अब देखिए ये रेजिस्टेंस ये और ये वैल्यू R1 R2 और कितनी वैल्यू आ गई R3 क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है तो R1 R2 और R3 सबकी वैल्यूज क्या होंगी सेम। क्या फॉर्मूला था कोई सा एक ले लीजिए R12 R23 R13 ऊपर जैसे मैं 1 की वैल्यू निकाला 1 की केवल R1 की वैल्यू क्या R12 इंटू R13 जरा कीजिए तो 2 × 2 नीचे 2 + 2 + ऊपर कितना 4 नीचे 6 तो 2/3
तो देखिए सारे आइडेंटिकल है, सारी वैल्यूज R1 R2 R3 क्या आएंगी बेटा, सेम आएंगी सारी वैल्यूज इतनी। अब यहाँ आ जाए, अब मुझे ये बताइए ये दोनों किस में होंगे, और ये दोनों भी किस में होंगे। अब बना दीजिए, नीचे बना लीजिए ऐसे, ये 2 ओम 2, ठीक, और ये कितना था 2, और आर की वैल्यू कितनी आई है 2/3, दोनों सीरीज में 2 + 2/3 8/3। अब यहाँ आप क्या करिए, यहाँ एक वैल्यू ऐसे लगा दीजिए, ठीक, एक ऐसे लगा दीजिए 8/3, और ये भी कितना दिखे 8/3 8/3 आएगा बेटा कि नहीं आएगा, और एक वैल्यू भी, हाँ चेक करते हैं बेटा अभी। अब इसमें R1 R2 और ये वैल्यू R3 की कितनी थी 2/3, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बनना है फिर देखने में, देखिए जो रेशियो इनका हो, तो ये बीच वाला गायब कर दो, ऊपर दोनों किस में आ गए सीरीज, तो नेट कितना हो जाएगा 16/3, दोनों सीरीज, नेट जनाब कितना हो गया 4, अब दोनों पैरेलल आ गया आप पढ़ सकते हो, तो जिसे हम, अब हमें आया, हाँ, जो भी जवाब आ रहा है बेटा, इस समय क्या हुआ, अब हमने दोनों बातें बताई कि स्टार को कन्वर्ट करो तो क्या होगा, डेल्टा को कन्वर्ट करो तो क्या, तो क्या ये बात आप समझ पाए बेटा, एकदम क्लियर है। ठीक, हमने पोटेंशियोमीटर का एक सवाल होमवर्क में दिया हुआ है, तो बेटा प्लीज उसको आप कोशिश कीजिएगा। अब बातें बहुत है, अब इसमें हम बात करेंगे, चैप्टर था बहुत छोटा सा, तो आसान क्वेश्चन आती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक, अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद उसी में पढ़ेंगे कन्वर्जन, उसके बाद गैल्वेनोमीटर मीटर ये सब चीजें। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या क्या, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो हमने क्या देखा, हमने देखा अगर कोई ये रेजिस्टेंस वायर आर है और ये कोई बैटरी लगाई, इसमें आप करंट फ्लो कराइए कुछ टाइम के, अब आप जैसे शुरू में करंट फ्लो नहीं हो रही थी, आप टेम्परेचर मेजर कीजिए, करंट फ्लो होने के कुछ देर बाद, मानिए आप 10-15 मिनट इसमें करंट फ्लो होने दी, उसके बाद इसका टेम्परेचर मेजर कीजिए, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा इंक्रीज, मतलब ये गर्म हो जाता, इसका मतलब क्यों गर्म हुआ, इसमें हीट जनरेट हुई, जनरली आप देखिए अपने मोबाइल को जब चार्जिंग पे लगाओगे, आप देखोगे तो मोबाइल हल्का सा गर्म हो जाता है, या मोबाइल पे आप बहुत लंबी बात कीजिए तो कई बार मोबाइल गर्म हो जाता है, तो ये हमारे, अब ऐसा हीटिंग इफेक्ट, और देखिए घर में जो हीटर होता है जो जाड़ों में आप यूज करते हो, तो उस हीटर में क्या होता है, तो ये एक वायर लगा रहता है, कॉयल होती है, उसमें आप रेजिस्टेंस होता है उसका, उसमें करंट देते हो तो वो इतनी हीट देता है कि खाना पका सकते हो और रूम को पूरा गर्म कर सकते हो, तो ये सब क्या है हीटिंग इफेक्ट, तो ये तो आपने देखा कि साहब हीट जनरेट हो, अब लॉजिक ये आया कि हीट जनरेट होने का कारण क्या, कॉज क्या है, क्यों जनरेट हो रही है, सेकंड पॉइंट कितनी जनरेट हो रही है, इसके लिए एक साइंटिस्ट हुआ जूल, जिसको हम कहते हैं जूल इक्वेशन, जूल लॉज, कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जूल्स इक्वेशन क्या कहता है, अब आप यहां, ये कोई रेजिस्टेंस वायर, ठीक, यहाँ आपने एक बैटरी लगा, इस बैटरी का ईएमएफ ई मान लीजिए, ठीक, और चलिए वी मान लीजिए पोटेंशियल, यहां से करंट कितनी जाएगी आई, रेजिस्टेंस कितना आर, उसने कहा साहब हीट क्यों जनरेट हो और कितनी हो रही है, उसने कहा भाई करंट कैसे फ्लो होगी, इसके अंदर चार्ज फ्लो, करंट का मतलब कौन फ्लो होगा चार्ज, अब मुझे ये बताइए जब कोई चार्ज यहां से यहां जाएगा, अब हम कह दें रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ करंट, ये जब करंट फ्लो होती है उसके रास्ते में जो अपोजिशन हो रहा है, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, अगर किसी का रेजिस्टेंस हम जीरो कर दें उसको हम क्या बोलते हैं सुपर कंडक्टर, जीरो रेजिस्टेंस, उसमें हीट जनरेट ही नहीं होती, हीट लॉस ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं होते, रास्ते में कोई समस्या नहीं आती, ऑब्स्टिकल नहीं होते, इसलिए नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि जब ये चार्ज ऐसे जाए इसमें इमूवेबल आयंस होंगे,
और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब उनसे जाके जब ये कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो कुछ टकराने में एनर्जी लॉस करेगा, और फिर इस चार्ज को इस कोलिजन के, इस अपोजिशन के अगेंस्ट ए से बी तक ले जाने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन हीट की फॉर्म में रिलीज होगा, वही वर्क डन। और ये वर्क डन हम नहीं करेंगे, ये वर्क डन कौन करेगी? बैटरी। और अच्छा समझिए, ये कंसेप्चुअल जवाब तभी दे पाते। ये मानिए ये रजिस्टर था, यहाँ मैंने कैपेसिटर लगाया, और जनाब यहाँ मैंने इंडक्टर। आपने देखा होगा आइडियली इसमें कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। कैपेसिटर में जो हीट लॉस होता है, जो वो कनेक्टिंग वायर है इनका जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से होता है। अब इंडक्टर है, इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर। क्या कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है? ना। क्यों? अब हम क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर क्या होती थी कि कैपेसिटर को चार्ज करने में जो हम वर्क डन करते थे वो एनर्जी स्टोर होगी। इसमें भी क्योंकि शुरू में ईएमएफ लगता है, उसके अगेंस्ट करंट को फ्लो कराने में जो वर्क डन करते थे इसके अंदर एनर्जी फ्लो होगी। अब रेजिस्टेंस तो स्टोर करता नहीं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो कराने में जो हम वर्क डन करेंगे वो हीट में चला जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? अब हमने एक बात सीखी कि साहब अगर हमें, भाई अब हमने एक बात सीखी कि जब किसी रेजिस्टेंस में हम करंट फ्लो कराते हैं तो हीट क्यों जनरेट होती है? तो उसकी वजह ये है कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता नहीं, चार्ज को फ्लो कराने में बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क डन किसमें चला जाता है? हीट में। अब बात है बैटरी को वर्क डन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव करते हैं तो उनका अपोजिशन होता है, उनका कोलिजन होता है, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना। अब हम यहाँ आ जाते, ये हमने, अब हम वर्क डन निकालते, कोई रेजिस्टेंस ले लिया बेटा आर, ये एक बैटरी लगा दी, पोटेंशियल दे दिया हमने जी, करंट कितनी आई, इसमें कोई चार्ज क्यू फ्लो हो, ठीक। अब हमें वर्क डन कैसे देगा? इस क्यू चार्ज को फ्लो हो रहा है, ठीक, यहां से यहां, ये क्यू चार्ज। अब मान लीजिए आप यहां से, अब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन, पढ़ा है फॉर्मूला। तो जो वर्क डन होगा W तो क्या होगा? Q इंटू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, चार्ज Q को फ्लो कराने में कितना वर्क डन। और आप एक इक्वेशन आप जानते हैं, I इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन T। यहां से हम देखें तो Q इक्वल्स टू आई डॉट T। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही कौन होगी? V, Q की वैल्यू I इंटू, तो जो इसमें वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारी हीट H कितनी होगी? V डॉट I डॉट। अब आप इस वैल्यूज को आप अलग अलग लिखते जाइए, आई डॉट वी की वैल्यू क्या होती है? आई डॉट आर बाई, तो कितना हो गया? आई स्क्वायर आर। एच इक्वल, आई की वैल्यू क्या होती है? वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, तो कितना हो गया? वी स्क्वायर आर इंटू, तो हमारे हीट के तीन फॉर्मूले है, वी डॉट आई डॉट टी, आई स्क्वायर आर डॉट टी, सबको मालूम है, ये 9th क्लास से पढ़ लिया। तो अब आप, ये हमारी हीट जनरेट, तो मुझे ये बताइए, और यही क्या कह रहा थी? जूल्स इक्वेशन। लेकिन क्या ये है जूल्स इक्वेशन? अभी नहीं है, कि अभी इनकी यूनिट मैं किसमें लेके चल रहा हूं? जूल्स। लेकिन हीट जो निकलती है उसकी यूनिट हम क्या लेके चलते हैं? कैलोरी। तो जब इसको आप कैलोरी में मेजर करोगे तो एच कैसे लिखोगे? जूल को कैलोरी में करना, कि वी डॉट आई डॉट टी डिवाइडेड बाय 4.2, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, वी स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 इन कैलोरी, ठीक। अब एग्जैक्टली ये हमारी जूल्स लो हुई, ये जूल्स की बात। किसी को कोई दिक्कत? ठीक बेटा, उसमें सुनो, मैंने ये बताया था कि रेजिस्टेंस में क्या होता है? एनर्जी स्टोर नहीं करता, रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है हीट की फॉर्म में। कैपेसिटर इंडक्टर क्या होते हैं? कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन करते हैं वो क्या होता है? वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इंडक्टर में करंट फ्लो कराने में जो आप वर्क डन करते हैं वो क्या होता है बेटा? स्टोर हो जाता है। अब समझ में आई गुड़िया? ठीक। और ये हमारी बात। अब आता है इसमें इलेक्ट्रिक पावर।
जैसे जनरल मैकेनिकल में पावर की बात क्या करते थे, पावर हमारी क्या होती थी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई मैकेनिक्स में पावर जब आप पढ़ते थे, अब इलेक्ट्रिक पावर की बात सुनिएगा, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर जनरली क्या होती है, डब्ल्यू अपॉन वर्क डन अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब आप इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर वायर को दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो हीट में कन्वर्जन कर रहा है, हीट में इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब किसी की हीटर को आप बिजली इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, तो हीटर क्या करता है, हीट जनरेट करता है। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट में। इस पावर को आप कैसे करो, डब्ल्यू की जगह हीट अपॉन टी, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट, कि पर सेकेंड कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में जनरेट। और हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ा, बी डॉट अपॉन टी है। तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, वी डॉट आई, या आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर अपॉन, यूनिट क्या होगी भाई, जूल अपॉन सेकेंड, क्या होगी वाट। ठीक। अब इसके, हाँ बोलो, बोलिए बेटा। ठीक। अब आता है हमारा पावर, और दूसरी यूनिट क्या होती है, 1 HP, सबको पता है, हॉर्स पावर कितना होता है, 746। अब लेकिन इसका यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में कोई खास यूज नहीं है। यहाँ एक नई कॉमर्शियल यूनिट है, जिसको आपको पता होगा, मेजर। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉमर्शियली मेजर करें, तो क्या आती है इसकी यूनिट, यूनिट का मतलब समझ गए, घरों का जो लाइट का बिल आता है वो यूनिट में। ठीक। तो इसकी, तो करंट, इसका इलेक्ट्रिक पावर का कॉमर्शियल मेजरमेंट क्या कहलाता है, यूनिट। और 1 यूनिट हम क्या होती है, कोई बच्चा बोलेगा, किलो वॉट आवर्स, ये सी। इसका मतलब देखिए, वॉट, किलो वॉट आवर्स, तो वॉट का मतलब हमारा कौन हो गया, योग। इसका मतलब अगर हम बात करें कि V डॉट आई डॉट, ठीक, अगर हम V को किस में लें, किलो वोल्ट में, करंट को एम्पियर में लें, ठीक, और T को किस में लें, आवर्स में, तब हमको क्या मिलेगा, 1। अब इस पर बेस को सवाल भी करता है कई बार, कन्वर्ट कर, एक तो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, अब हम इससे आगे की बात, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो अब आएगा। वो आपने देखा होगा कि किसी बल्ब को सीरीज में लगाया, फिर पैरेलल में लगाया, कौन ज्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा, और इक्विवेलेंट पावर सीरीज में। हाँ, ये सब। तो अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, तो बाकी बातें हम कब पढ़ेंगे बेटा, कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक। हाँ, आप मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी बातें कल पढ़ेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसके बाद फिर मैग्नेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, कोई ओके।